कहानी एक भारतीय जासूस की जिसने नाम और पहचान बदलकर पाकिस्तान में रहा। पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ, मेजर रैंक तक पहुंचा। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी की बेटी से प्यार हुआ, शादी हुई, बच्चा हुआ, लेकिन भारत के ही भेजे एक दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया। आखिर सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान के ही एक जेल में आखिरी सांस ली। कहानी भारत के उस महान जासूस रविंद्र कौशिक की, जिन्हें भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी कोई ऐसी बात नहीं जो चौंका सके, लेकिन जासूस के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल होना वाकई दंग करने वाला है। रविंद्र कौशिक ने इसे मुमकिन बनाया था, जो अपने आप में इस बात का गवाह है कि वह किस आला तरीन दर्जे के जासूस थे। 2 दशक पहले आई मलय कृष्णधर की किताब मिशन टू पाकिस्तान और एन इंटेलिजेंस एजेंट इन पाकिस्तान इसी ब्लैक टाइगर पर आधारित है। सलमान खान की 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर रविंद्र कौशिक से ही प्रेरित थी। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में हुआ था। 1965 की भारत पाक जंग के वक्त ये लड़का भी किशोरावस्था में कदम रख रहा था। जवानी में कदम रखते रखते ये युवा 1971 की भारत पाकिस्तान जंग का भी गवाह बना। इस वजह से कच्ची उम्र से ही देशभक्ति का जज्बा मजबूत होता गया। पिता एयरफोर्स में अधिकारी थे, लिहाजा देश के लिए मर मिटने का जज्बा विरासत में मिला था। रविंद्र 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। कौशिक की शुरुआती पढ़ाई श्रीगंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने वहां के एसडी बिहानी कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया। रविंद्र कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का बहुत शौक था। 21 साल की उम्र में लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में हिस्सा लिया। उस प्ले में दिखाया गया था कि कैसे भारतीय सेना का एक जवान चीनी फौज के कब्जे में आ जाता है और उससे राज उगलवाने के लिए उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। ये किरदार निभाया रविंद्र कौशिक ने। लखनऊ के जिस थिएटर हॉल में ये प्ले हो रहा था, वहाँ भारतीय खुफिया एजेंसी रा के कुछ अधिकारी भी बैठे हुए थे। आमतौर पर जासूसी के लिए खुफिया एजेंसी ऐसे लोगों को चुनती है जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं। श्रीगंगानगर पाकिस्तान की सीमा के पास है। रा की नज़र रविंद्र कौशिक पर थी। लखनऊ में प्ले के दौरान रा के अधिकारियों की मुलाकात रविंद्र कौशिक से हुई और उन्होंने उनकी एक्टिंग की तारीफ की। रविंद्र कौशिक से कहा गया कि अगर तुम्हारे अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो तुम दिल्ली में आकर मिलो, तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। रविंद्र कौशिक ने कहा ठीक है। 1975 के आखिरी में वो दिल्ली आते हैं। 2 लोग उनसे मिलने आते हैं। उन्हें रा के ऑफिस ले जाया जाता है। रा के अधिकारी रविंद्र कौशिक को ऑफर देते हैं कि अगर तुम्हें जासूस यानी स्पाई बनना है तो बताओ। रविंद्र कौशिक बिना सोचे समझे हामी भर देते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। रविंद्र कौशिक को पहली बात ये बताई गई थी कि वो अपने घर में भी नहीं बताएगा कि वो क्या करने जा रहा है। रविंद्र कौशिक की पंजाबी बहुत अच्छी थी और पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में पंजाबी बोली जाती है। रविंद्र ने पहली बाधा तो यहाँ पार कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान में रहना है तो उर्दू आनी चाहिए। जासूस के तौर पर वहाँ रहना है तो नाम भी बदलना पड़ा। एक पाकिस्तानी कैसे रहता है, उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान भेजने से पहले रविंद्र कौशिक को छोटे देशों में भेजा जाता है। उन्हें आसान असाइनमेंट दिए जाते हैं। रविंद्र कौशिक ने इस दौरान अपने संपर्क मजबूत किए। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग और अन्य औपचारिकताओं के बाद इनका खतना किया जाता है, जैसे मुस्लिम धर्म में बच्चों का किया जाता है। उसके बाद रविंद्र कौशिक को साल 1977 में पाकिस्तान भेजा जाता है। नए नाम और नए पहचान के साथ रविंद्र कौशिक जाते हैं। उनका धर्म भी बदल जाता है। पाकिस्तान की धरती पर कदम रखने के साथ उनका नया नाम नबी अहमद शाकिर होता है। उन्हें आम लोगों की तरह पाकिस्तान में रहना था। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में ऐसा काम करते हैं जिसकी उम्मीद रा को भी नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान के अखबार में सेना में भर्ती का विज्ञापन देखा। रविंद्र कौशिक उसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और उनका चयन भी हो जाता है। वो पाकिस्तानी सेना का हिस्सा हो चुके होते हैं। सेना में वो नौकरी करते हैं। समय समय पर प्रमोशन मिलता रहा और वो मेजर के पद तक पहुंच जाते हैं। इस पद तक पहुंचने का मतलब था कि वो रा को बहुत सारी गोपनीय जानकारी दे सकते थे और दिया भी, और उससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें ब्लैक टाइगर बोला करती थी। तब से इनका नाम जासूसी गलियारों में ब्लैक टाइगर हो गया था। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को अमानत नाम की लड़की से इश्क हो गया। अमानत के पिता पाकिस्तान आर्मी के एक यूनिट में नौकरी करते थे। इश्क परवान चढ़ा और दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह यानी शादी कर ली।
दोनों से एक बच्चे का जन्म भी हुआ। रविंद्र के पकड़े जाने से पहले तक अमानत कभी यह नहीं जान पाई थी कि उसका हमसफर नबी अहमद शाकिर नहीं रविंद्र कौशिक है। पाकिस्तान सेना में अफसर लेकिन भारत का जासूस भारतीय नागरिक है। कौशिक असल पहचान छिपाकर पाकिस्तान में पढ़ाई पूरी किए, वहां की सेना में भर्ती हुए और 8 साल तक पाकिस्तानी सेना में काम किए। अंदर की एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारियां भारत भेजी, लेकिन कभी किसी को उन पर रत्ती भर शक नहीं हुआ। 1983 में सरकार ने फैसला लिया कि रविंद्र कश्यप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो क्यों न इनके सपोर्ट में एक और जासूस भेजा जाए। जबकि रविंद्र कश्यप को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने मना किया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ अकेला काफी हूँ। उस समय की तत्कालीन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और एक और जासूस इनायत मसीह को कौशिक से संपर्क में रहने के लिए भेज दिया। मसीह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ चढ़ गया और पूछताछ में टूट गया। उसने मेजर नबी अहमद शाकिर का राज भी खोल दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने मसीह को कहा कि वह रविंद्र कौशिक को एक पार्क में मिलने के लिए कहे। जब मसीह के कहने पर कौशिक उस पार्क में पहुंचे तो उन्हें जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार दूसरे की गलती के कारण रविंद्र कौशिक गिरफ्तार हो चुके थे। तब उनकी उम्र 29 साल थी। अगले 2 सालों तक उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं। यहाँ तक कि उन्हें लालच दिया गया कि अगर वह भारतीय सेनाओं की गोपनीय जानकारी दे दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी जेल में उनसे मिलकर उन्हें समझाने के लिए भेजा गया कि अगर कौशिक बात मान लें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पर रविंद्र कौशिक का बस एक ही जवाब था, माई नेशन इज फर्स्ट, यानी मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले है। कौशिक यातनाएं सहते रहे पर मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक को कभी सियालकोट तो कभी लखपत तो कभी मियांवाली जेल में रखा गया। वहां उन्हें टॉर्चर किया जाता था, पर्याप्त खाना तक नहीं दिया जाता था। उन्हें टीबी ने जकड़ लिया। नवंबर 2001 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनका शव भी भारत नहीं आ सका और उन्हें मुल्तान की सेंट्रल जेल में दफना दिया गया। अक्सर ऐसे मामलों में सरकारें अपना नागरिक मानने से इनकार कर देती हैं। बेटे की मौत के कुछ महीने बाद ही उनके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जेल में रहते हुए अपने परिवार को खत लिखा करते थे। गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार ने जिस तरह से उन्हें त्याग दिया था उससे वह काफी दुखी थे। ऐसे ही एक खत में उनका दर्द छलका था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? हिंदुस्तान टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट में उस खत का भी जिक्र है जिसे उन्होंने अपनी मौत से महज 3 दिन पहले लिखा था। अगर मैं अमेरिकी होता तो मैं 3 दिन के भीतर ही इस जेल से निकल चुका होता। रविंद्र कौशिक की पाकिस्तान जेल से रिहाई के लिए परिवार ने 1987 से लेकर कौशिक की मौत तक कई बार सरकार से गुहार लगाई। हर बार यही जवाब मिलता था, पाकिस्तान के सामने इस मामले को उठाया गया है। मौत के बाद भी परिवार ने उनके योगदान को मान्यता दिलाने के लिए सरकारों को लिखा। परिवार ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कभी भी कौशिक को जेल से छुड़वाने की कोशिश नहीं की, मानवीय आधार पर भी नहीं। ऐसे ही एक खत में उनकी मां अमला देवी ने सरकार पर आरोप लगाया था, जब वह मर रहे थे तो उन्हें दवाइयां भी नहीं पहुंचाई गई, जबकि उनकी भेजी सूचनाओं ने कम से कम 20,000 सैनिकों की जान बचाई होगी। उनके परिवार को सरकार से हर महीने महज 500 रुपए की मदद मिलती थी, जो बाद में 2,000 रुपए हो गई। 2006 में कौशिक की मां अमला देवी की मौत के बाद वह मदद भी बंद कर दी गई। सरकार से मान्यता अलग बात है, लेकिन रविंद्र कौशिक भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा गए। इस ब्लैक टाइगर के बिना महान जासूसों की हर लिस्ट अधूरी होगी। एक विशेष आग्रह, अगर किसी महानुभाव को मेरे पोस्ट में कहीं कोई कमी दिखे तो बेझिझक बताएं, हम उसे दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।